यूएलएम के इस मंच पर आपका स्वागत है। आप अपना जितना परिचय देना चाहें ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें ये समझ में आए कि वो किन को सुन रहे हैं, वो किन का इंटरव्यू ले रहे हैं। थोड़ा विस्तार में अपना परिचय। जी मेरा नाम प्रेम सिंह है। जहां आप बैठे हैं यह बड़ोखर खुर्द गांव है, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। मैं किसान हूं और किसानी ही करता हूं, बाई बर्थ किसान हूं। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। खेती तो हमने भी शुरू की उसी तरह कन्वेंशनल फार्मिंग जैसे सब लोग करते हैं 1987 में। लेकिन जल्दी समझ में आ गया कि इस तरह खेती करने में हमारे खेत की ताकत भी जा रही है, खाने की अनाज की पौष्टिकता जा रही है, फलों की, दूध की, और पर्यावरण भी असंतुलित हो रहा है। माने जल, वायु और ताप की अनिश्चितता, और इसी से खेती होती है। अगर वो असंतुलित हो गया तो खेती का पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है। खाना भरपूर खाते हैं लेकिन उसमें पौष्टिकता ही नहीं है, तो तमाम प्रकार की व्याधियां पैदा हो रही हैं। और किसान भी कमजोर हो रहा है, किसान भी लगातार कर्जे में जा रहा है, दबाव में जा रहा है। तो ये समझ में आया कि ऐसी खेती का क्या मतलब होगा। और ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। तो पूरे देश का, भारतवर्ष का समझने की कोशिश की तो उसमें समझ में आया कि हमारा देश तो एक विशेष धरती में ईश्वर का एक विशेष वरदान है। अकेले ऐसा देश है जहां 6 प्रकार की ऋतुएं हैं दुनिया में। अकेले ऐसा देश है जहां की 51 से 53% जमीन 2 या 3 फसलों के लिए उपयुक्त है। और इसीलिए हमें सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास है, चूंकि हम खिला सकते हैं। तो हमने इस दृष्टि से देखा कि ये तो विचित्र बात है। और इसको पुराने उसमें भी देखा हमने, तो पाया गायन्ति देवा हकिल गीत, यानी इस भारत भूमि के लिए तो देवता भी तरसते हैं, तो इसीलिए न तरसते होंगे। तो हमारा ध्यान इस ओर गया कि हम, और खेती एक ऐसा विषय है जो इन सारे आयामों को छूती है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है खेती, और सबसे ज्यादा प्रभावित भी होती है जी। खाने की समस्या सीधे खेती से जुड़ी हुई है, और खाने का स्वाद भी उससे जुड़ा हुआ, और पौष्टिकता भी उससे जुड़ी हुई है जी। और देश में सबसे ज्यादा आबादी इसी में इन्वॉल्व है। और आबादी भी कैसी है उसका भी एक विशेष ध्यान गया हमारा। भारतवर्ष का जो बच्चा गांव में पैदा है वो अपने आप एक विशेष है, स्किल्ड है, जिसका पूरी दुनिया में कमतर आंका गया। वो भी एक बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ बच्चा जन्म से ही दूध निकालना, खाना डालना, बीज की बुआई, 12 किलो अनाज को यदि 1 बीघे में बोना है तो बराबर दिन बो देगा, एक बच्चा, एक औरत बो देगी। तो इतनी स्किल्ड लोग हैं हमारे पास, विशेष ज्ञान संपन्न लेकिन सामान्य रूप से रहने वाले लोग। इतना ज्ञान पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जितना हमारे यहाँ। अगर किसी किसान परिवार में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही स्किलफुल हो जाता है वो, माने जैसे जवान होता है वैसे ही स्किलफुल हो जाता है। इतनी शानदार परंपरा। इसके होते हुए भी जब हम तुलनात्मक आंकड़े पूरे दुनिया में देखें तो हम इसमें पीछे, हम उसमें पीछे, हम उसमें पीछे। हमें वेदना होने लगी कि हम गलत जगह से तुलना क्यों करते हैं, अमानवीयता से तुलना क्यों करते हैं। इवन इस समय हमारा देश जो है वो 160वें नंबर पे हंगर इंडेक्स पे है। हम वो तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस तरह की खेती के। तो हम उन जगहों में तुलना क्यों नहीं करते हैं, जैसे विकास संबंधी तुलना।
हम उनकी सड़कों से अपने सड़कों की तुलना करके देखते हैं, उनके मकानों की अपनी मकानों से तुलना करके देखते हैं, जबकि छह ऋतुओं से संपन्न देश का मकान अलग होगा और जहां पर एक ही प्रकार की ऋतु है वहां का मकान अलग होगा। हम क्यों उनसे तुलना करते हैं? हम कपड़ों की तुलना क्यों करते हैं? हम उन चीजों की तुलना कर, हम उनसे लड़ाई झगड़ा की तुलना क्यों करते हैं? जबकि विशेषता है हिंदुस्तान की, आज तक दुनिया का कोई इतिहास नहीं बता सकता है कि भारत का कोई आदमी किसी की वस्तु पर, किसी के देश पर, किसी की जमीन पर, किसी की संस्कृति पर नजर भी डालता हो। हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि हम किसी का कुछ भी छीनना नहीं चाहते हैं। तो हम क्यों ऐसे बर्बर लोगों से अपनी तुलना करके और बर्बर सभ्यता, राक्षसी सभ्यता जो दूसरों को अधिकार में नियंत्रित करके ही रहना चाहती है, लूट लेना चाहती है, लूटते रहना चाहती है, उससे क्यों तुलना करते हैं? हमारी समझ में नहीं आया। जबकि हम इतना विशेष ज्ञान और विशेष परिस्थितियां प्राप्त हैं। तो इस सबसे एक समझ में आया, हम ऐसे खेती की एक विकास करें जो किसान को भी समृद्ध करे, खाने को भी पौष्टिक बनाए, पर्यावरण को भी संतुलित करे और किसान को, धरती को भी समृद्ध बनाए, धरती को भी और उपजाऊ बनाए। क्या हम ऐसी खेती नहीं कर सकते? तो देखा कि ये तो परंपरा रही है हमारे यहाँ, लेकिन उस ज्ञान को दोयम दर्जे का ज्ञान मान लिया गया। उसका भी एक इतिहास है, कैसे मान लिया गया, उस पर भी ध्यान गया, उसका भी हमने अध्ययन किया। तो 18वीं शताब्दी तक का जितना पत्राचार है अंग्रेजों का, उन्होंने यही लिखा है कि ये कृषि, इनसे अच्छी तो खेती पूरी दुनिया में नहीं जानता है कोई। लेकिन उसके पीछे कारण यह समझ में आया कि आज भी ब्रिटेन का 80% खाना आयात पर निर्भर है। माने पूरा जो यूरोपीय देश हैं वो खाने में आत्मनिर्भर आज तक नहीं हुए हैं। और यही उनकी परेशानी है कि जब तक किसी का खाना आत्मनिर्भर नहीं होता है तो उसका ध्यान ही रहता है कहाँ से लूट लूं, कहाँ से कैसे करूं ऐसे करता है। हम कभी में खाने में भारतवर्ष कभी पीछे नहीं रहा। हम 140 करोड़ आबादी के लिए खाना उगाते हैं, जबकि पिछले आंकड़ा है $350 बिलियन का हम निर्यात किए हैं। माने 140 करोड़ को खाना खिला लेते हैं, इतना पैदा कर लेते हैं, यही हमारे किसान, और निर्यात ऊपर से करते हैं। ये हमारी विशेषता का क्षेत्र है खेती, जो निरंतर, जबकि पूरे देशों में खाना चाहिए, तो हम पूरे विश्व को खाना उगाने की फैक्ट्री क्यों नहीं बना सकते हैं इसकी? ये मेरा ध्यान गया। क्यों हम अपने खनिजों को से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं? क्यों हम उनकी नकल कर अपनी बड़ी सेना बढ़ाकर प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि हमें पता है कि सेना बढ़ाने का कोई तुक नहीं है। बगल में पाकिस्तान है, 21 करोड़ आबादी वाला देश, चाइना से हम नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम किससे लड़ाई के लिए तैयारी किए, फौज इकट्ठी किए रहते हैं? तो हमें दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, ऐसा समझ में। खैर वो तो दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन खेती में मेरी समझ में आया कि हम अगर अपने पारंपरिक ज्ञान और कुछ नवीन जो तकनीकियां आई हैं, नवीन रिसर्च शोध हुए हैं, उनको मिला लें तो खेती का एक नया स्वरूप उभर सकता है। और उसी को हमने उभारने की कोशिश की। उसका नाम आवर्तनशील खेती है। आवर्तनशील खेती 3 स्तंभों पर खड़ी है: संतुलन, न्याय और आवर्तनशीलता। संतुलन का तात्पर्य है जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन और उर्वरता संतुलन और ऊर्जा संतुलन। ये 5 संतुलनों को बनाए रखते हुए खेती का स्वरूप विकसित करें। इस खेत में मैंने वही किया। इस खेत में जितना पानी लगता है उससे ज्यादा पानी हम ऊपर वाले पानी को रोक के तालाब बना के उसको रिचार्ज कर लेते हैं। जितनी ऊर्जा लगती है, हमारे पास 14 किलोवाट का सोलर प्लांट है। सारी ऊर्जा हमारी सोलर से चलती है। तो ऊर्जा में संतुलित है पूरा खेत। इसी तरह वायु संतुलन और ताप संतुलन के लिए ये जितना खेत है उसके 1/3 भूभाग में हमने वृक्ष फलों की खेती की हुई है। आम, अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब लगाया हुआ है।
तो इससे वायु संतुलित होता है, ताप भी संतुलित होता है, और जो वातावरण का कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से रूटिफाई होके धरती को उत्पादक बनाता है। वही कार्बन जब हवा में घूमता है वो संकट है, वही कार्बन जब हम जमीन के अंदर ले जाते हैं तो वो एक हमारी पूंजी हो जाती है, और उस काम को धरती का एक ही क्रिया करती है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए एक निश्चित भूभाग में पेड़ लगाना जरूरी है, वो हमने लगा लिया। अब इतने खेत को उपजाऊ बनाने रखने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हमने पशु पाले, अलग अलग पशु पाले, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, सब पाला। क्यों पाला? क्योंकि गाय के गोबर में माइक्रोब्स अधिक होता है, भैंस के गोबर में कार्बन अधिक होता है, बकरी के गोबर में मिनरल अधिक होते हैं, पक्षियों के गोबर में कैल्शियम फास्फोरस अधिक होता है, और यदि हम तालाब में मछली पालते हैं और उसके पानी से सिंचाई करते हैं तो 30 से 40% उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को, उर्वरता को संतुलित बनाए रखने के लिए हमने पशु पाले। कितनी मात्रा में पाले? जितनी मात्रा में हमारा खेत है उतनी मात्रा में उसके कंटिन्यूएशन के लिए मतलब पाले, जितना गोबर चाहिए उस अनुपात से हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये पूरा खेत जल, वायु, ताप, ऊर्जा और उर्वरता के लिए एकदम बैलेंस है। इसमें बाहर से कुछ भी नहीं लगता है। बाहर से कुछ नहीं लगता है तो पैसे की जरूरत खत्म। अब दूसरा काम क्या आया? दूसरा बिंदु है न्याय। न्याय का मतलब है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय माने इसी गांव में कुछ लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, और इसी गांव में हमारे पास उनसे ज्यादा जमीन है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खेती का ऐसा स्वरूप विकसित करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उनकी आजीविका चली जाए, उनको क्यों यहाँ से भगना पड़े शहरों में और अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़े। तो हमने यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिए। अब जितना हम अरहर पैदा करते हैं उसका दाल बनाते हैं, गेहूं पैदा करते हैं उसका दलिया बनाते हैं, बेसन बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, चने का दाल बनाते हैं, बहुत प्रकार की चीजें जो हम पैदा करते हैं उसको फलों का अचार बना लेते हैं, मामलेट बना लेते हैं, जेली बना लेते हैं, बहुत सारा काम यहाँ पर ढूंढ लिया। अब उसके लिए आदमी चाहिए, तो उन आदमियों को यहीं पर इन्वॉल्व कर लिया। तो इस छोटे से 5 एकड़ के फार्म में 10 परिवारों का पेट पूरे साल भर चलता है। अच्छा, उनको जो आप इनकम देते हैं, मतलब उनको कैसे तय करते हैं कि उनको क्या देंगे बदले में? जो काम कुछ नहीं तय करते हैं, उन्हीं की योजना में हम काम करते हैं। जैसे जो मुर्गी देख रहा है, मुर्गी के अंडे उसके, मुर्गी की जो वृद्धि हो रही है वो हमारी। मतलब इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि पैसे का बोझ हमारे ऊपर भी ना रहे, और पैसे के लिए वो कमाते हैं तो उनका अपना है। इसी तरह बकरी वाले में, इसी तरह गाय भैंस वाले में, इसी तरह मछली वाले में। तो जो काम कर रहा है वो उसका मालिक के रूप में काम कर रहा है। तो अगर इसको हम पैसे में ट्रांसफॉर्म करके समझें जी, तो वो जो परिवार हैं उनको एक परिवार को कितनी इनकम हो जाती है महीने में? उनका पूरा घर चलता है। अगर नहीं चलता होता तो कोई यहाँ 30 साल से है हमारे साथ, कोई 25 साल से क्यों बना रहता? नहीं, कई बार इसलिए भी बने रहते हैं कि बाहर कहीं काम नहीं है, चलो यहाँ कुछ तो मिल ही रहा है। नहीं, ऐसा कोई आदमी ढूंढिए ना, आप तो यहाँ आए। नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, और बहुत सारे बच्चे सीखने के लिए आते हैं, वो हमारी मदद करा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, तो उसमें भी हमारा पैसा नहीं लगता। क्योंकि मेरे खुद गाँव में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 1 बीघे 2 बीघे ऐसी जमीन आती है, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते चले गए तो जमीन वो बट के कम होती चली गई, तो उनको बाहर कोई जॉब नहीं है, तो वही 1-2 बीघे में जो मिल जाता है, जैसे गरीबी में जी लेते हैं, वो जीते हैं इस प्रकार से। तो देखिए, इस पर बाद में आएंगे। ये तुलना करेंगे तो मतलब उससे ये वो अलग चीजें हैं, वो आपका दृष्टि दोष भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं वो बता रहा हूँ कि हमारे फार्म हाउस में 10 परिवार पलते हैं, उनके साल भर की आजीविका का प्रबंध है। अब चूंकि इतने लोग रहते हैं, हरदम 30-40 लोगों का प्रतिदिन खाना बनता है, तो खाने बनाने में इन्वॉल्व हुए लोग। 3-4 औरतें लगातार खाना बनाने में लगी रहती हैं। प्रोसेसिंग में आपने देखा 3-4 लोग लगे रहते हैं। बाहर से जो वॉलंटियर है, अभी 4 वॉलंटियर आपने देखे ही होंगे, तो सफाई में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह पेड़ काट रहे हैं, सब लोग वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो पैसे से दबाव से हम मुक्त रहते हैं, और वो भी हमको पैसे के ऊपर दबाव नहीं देते हैं।
और थोड़े बहुत जो पैसे की मूवमेंट के लिए जरूरत होती है उतना इसमें उससे ज्यादा ही बना रहता है, उससे कम कभी आज तक नहीं हुआ है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे उनके रहने की जगह वो सब इसी से बन रहा है, जो बचत होती है इसी में लगाते रहते हैं। तो इस तरह से एक बहुत हंसता खेलता, प्रकृति को भी समृद्ध करता, समाज की भी जिम्मेदारी। तो दूसरा बिंदु हो गया न्याय, सामाजिक न्याय। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास जमीन ज्यादा है तो हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकें, वो बन गया सामाजिक न्याय हो गया। पैसा उनको भी कमाने बाहर ही जाना था, पैसा हमको भी बाहर से ही आना, पैसा तो हम पैदा नहीं करते, पैसा तो खेत में पैदा नहीं होता। तो हम लोग ऐसा प्लान करें कि बाहर से पैसा आए, वो हमने प्लान कर लिया, हम सब लोग मिलके प्लान कर लिए कि इकट्ठा पैसा आता है तो प्रोसेसिंग में पैसा आता है, अपना यथा योग्य जिसकी जो भागीदारी है उसमें बढ़ता रहता है। वही मैं जानना चाह रहा था, वो जो आप यथा योग्य भागीदारी जो बोल रहे हैं वो किस आधार पे कैसे तय? ये हम नहीं तय कर सकते, और ये जो आदमी आएगा वो बताएगा कि उसको क्या चाहिए। जैसे कोई एक उदाहरण के लिए कोई किसी ने एक ऐसा बताया हो, हाँ, तो कैसे ये तय होता है? जैसे किसी ने कहा कि मुझे काम की जरूरत है जी। हम उससे पूछेंगे कि तुम क्या काम अच्छा कर सकते हो, वो कहता है मैं मुर्गी पाल सकता हूँ। हमने मुर्गी के लिए मुर्गी खरीद के 10 दे दी, अब इसको बढ़ाते रहो तुम, ठीक है, जितनी बढ़ती रहेंगी वो तुम्हारी, अंडा तुम्हारा, ये तुम्हारा, जब तो पैसा आए वो तुम्हारा, अंडा आएगा वो उसको बाहर बेचेंगे, वो बाहर पैसा उनका, और उसकी जो मात्रा है उस मात्रा को एक सीमा तक बढ़ा कर फिक्स रखना, ये उसकी जिम्मेवारी हो गई। तो हमें क्या फायदा हुआ, खाद हमें फ्री में मिल गई। फिक्स होने का मतलब है कि अगर उससे ज्यादा मुर्गी हो जाएंगी तो उनको बाहर बेच देंगे। हाँ, उनको बाहर बेचेगा, उसका पैसा उसको, हाँ, तो जैसे पैसा उनको आपको आएगा कि उनको आएगा? उसका पैसा हम लोग आधा आधा बांट लेते हैं। अच्छा, मुर्गी जो बाहर अंडे उसके पूरे, अंडे पूरे उसके, ओके, ऐसे करके, जिससे जो तय हो जाए, ये फिक्स नहीं होता है। अच्छा, जिससे ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक रूल से तो यूरोप चलाता है, राक्षसी सभ्यता चलाती है। अब कोई 2 रोटी में छक जाता है तो उसको 2 चाहिए, कोई 4 में छकता है उसको 4 चाहिए। हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? वहां भी फिक्स नहीं है, वहां भी ऐसे ही ऐसा ही होता होगा। लेकिन कोई 2 लोग आपस में जितने पे तय हो जाए उसी तरह यहाँ होता है। जैसे कंपनी में लोग जाते हैं तो वहाँ वो बोलता है कि मैं 10,000 दूंगा, ये बोलता है कि नहीं मैं तो 12 लूंगा, हाँ, तो 11 पे कहीं फिक्स हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है। उसी तरह मैन टू मैन डिफर करता है। और सब कोई एक दूसरे से तुलना न करें तभी इतना बड़ा वो चलता है। अगर तुलना करेंगे तो सब एक तरह हो जाएगा। हाँ, तो माने इसमें हम ये भी देखें कि जैसे एक आदमी जितने ज्यादा अच्छे से रह पा रहा है, आवश्यक नहीं है कि वहीं काम करने वाला दूसरा आदमी भी उतने अच्छे से रहे। उसके संस्कार हैं, धीरे धीरे हमारे इस परिसर में रहता है तो अच्छे से ही रहता है। नहीं, यहाँ तो वो मतलब वो तो अपने घर में जाएगा ना, यहाँ तो काम ही करेगा। नहीं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ 10 लोग रहते हैं परमानेंट, परिवार सहित रहते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब उनके रहने का भी इंतजाम, सब पूरा इंतजाम यहाँ पर है। सब कुछ, उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ठीक। और उसमें कोई अंतर नहीं हम करते हैं बच्चों में। वो लोग खाना वही खाएंगे जो हम खाएंगे। अपने से बनाते हैं वो या अपने से ही बनाते हैं, यहीं से कंबाइंड खाना होता है उनका अपना खाना। खाना इनका यहाँ पर पूरा सबका एक ही कॉमन है। ओके। और ये इसका खर्चा भी बांट लेते हैं आपस में? उसी में बढ़ता है, प्रोसेसिंग से आता है। गेहूं अपने पास हो ही जाता है, चावल अपने पास हो ही जाता है, दाल अपने पास हो ही जाती है। गेहूं दाल चावल हो गया, आलू हमारे यहाँ नहीं होता है, वो बाजार से आ जाता है। बाकी सब सब्जियां यहाँ लगी ही हैं। नहीं, तो ये जो किसके खर्चे में पहुंचता है? ये सब कंबाइंड है, जिससे चलता है सब, इसमें कोई जोड़ता घटाता नहीं। माने जब आप उनसे तय करते हो तो ये रहता है कि भाई रहना और खाना सब यहीं से रहेगा, यहीं से रहेगा। हाँ, और उसके अलावा में ये है कि जैसे मुर्गी वाला आपने उदाहरण बताया कि जो ज्यादा मुर्गी होंगे एक्स्ट्रा और अंडे वो उनको, उसका हमें हिसाब देने की जरूरत नहीं है, वो उनका है। तो अब वो उनका परिश्रम है, उनका भाग्य है, कितना कर ले, उससे वो अपने कपड़े और उस तरह के खर्चे जो करना है कर ले, हमसे कोई लेना देना नहीं। उसके अलावा भी हम ये, लेकिन ये देखिए, ये मॉडल हम इस रूप में नहीं प्रोपोगेट करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक नहीं, हम नहीं करना चाहते। आप उसको उस तरफ ले। हमारा इस आधार पर है कि प्रेम से, सहयोग से, सहकारिता से चलता है ये। इसके 3 बिंदु हैं: सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता। सहयोगिता मानसिक स्तर पर, सहभागिता फिजिकल स्तर पर, सहकारिता बांट के, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, वो अलग अलग होंगे। सहभागिता माने इस टोटल फार्म हाउस को चलते रहना चाहिए, इसमें सबकी अपनी हिस्सेदारी है। जो जिसका हिस्सा है, कहीं पर कोई असंतुष्ट ना हो
उसके लिए आपस में बातें होती रहती हैं। ऐसा थोड़ी है कि होते ही नहीं है, होंगे, उसका निदान किया जाएगा, ऐसे चलता रहता है। नहीं वो लेकिन आज तक भागा कोई नहीं है। हाँ, वो तो ऐसे होता रहता होगा, जैसे वो बोलते होंगे कि नहीं हमारा ऐसा थोड़ा बढ़ाइए, बात नहीं करके नहीं, वो ये थोड़ा बढ़ जाता होगा। इससे बढ़ने की कोई बात नहीं होती है। अच्छा। दूसरी तरह से असंतुष्टियां आती हैं, उसका शाम तक निदान भी हो जाता है। जैसे उदाहरण के जैसे लिए किसी कोई को एक किसी को डांट डपट दिया गया, समय से हाँ, बकरी नहीं खोली, हाँ, ओके। बकरी में कर रही है, जी, उसको डांट डपट दिया गया तो उसको तो बुरा लगेगा। जी, शाम जी, तक साथ में खाना खाया, हंसा के फिर बराबर कर लिया, ओके, इस तरह उस तरह की समस्या है। और क्या, जी, ठीक है। वैसे कोई समस्या आज तक आई ही नहीं। हम्म, हम्म, खैर, वो आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप किसान नहीं होंगे, क्योंकि किसान होने के बाद कुछ चीजें समझ में आती हैं, उसके पहले कल्पना में पकड़ नहीं सकते। जैसे मैं भी किसान ही हूँ वैसे तो। इस तरह तो बहुत किसान है। मतलब मैंने खेती की देखिए, है। जैसे आईएएस अधिकारी का लड़का आईएएस नहीं बन जाता, उसके लिए एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। हाँ, हाँ, व्यापारी का लड़का बिना व्यापार किए नहीं, हाँ, वो ठीक है। जमीन घर में है इसलिए किसान हो गया, ऐसे किसान नहीं, जिसने अपना घर चलाया हो और उसको उसको समृद्धि के स्तर तक ले आया हो, हाँ, नहीं, उस उसको तरह हम से किसान मानते तरह हैं। से तो नहीं उसको हम किसान नहीं मानते हैं। जी, 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 खैर, ठीक बात है। तो दूसरा बिंदु हो गया, पहला हो गया संतुलन, दूसरा हो गया न्याय, सामाजिक न्याय। माने जिनके पास जमीन नहीं है उसकी हम जिम्मेदारी स्वीकारें, तभी तो समाज चलेगा, नहीं तो कैसे समाज चलेगा। ठीक है। और तीसरी है आवर्तनशीलता। आवर्तनशीलता माने सस्टेनेबिलिटी, माने कि ये संसार ऐसे ही बना रहे। तो देखिए, ये बीज यदि हम हस्तक्षेप न करें तो ये पेड़ पौधे ऐसे ही बने रहेंगे। तो हम बीजों में हस्तक्षेप नहीं करें, बीज जैसे हैं वैसे उनको बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। जो पुरखों ने हमारे बीज यहां तक लाए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया उन्होंने। पहले तो ऐसे फैला रहा होगा। बीज को चयन करना, उसको कई सालों तक बोकर देखना कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, फिर उसको साल भर सुरक्षित कैसे रहें क्योंकि वो तो प्राकृतिक है, खराब होगा, फिर कैसे कितनी कितनी दूर पर कितना कितना बोया जाए और उस कला को फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। यह महान कार्य दुनिया में कोई किसानों के अलावा नहीं करता है। इस महान कार्य को बनाए रखने की जरूरत है। ये जो अभी बीजों में लाभ के लिए, अपने उस असीमित लाभ के लिए, जिनको उनको पता ही नहीं है कि जिस डाल में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, बीजों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह पशु पक्षियों के वंशों को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जीन्स उस वंश में डाल दिया, उसका जीन उस वंश में डाल दिया। क्या नेचर बेवकूफ है? मनुष्य का अधिकार चयन करने का है, ना कि उसमें दखल देने का। आपको ज्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए तो फला गाय ले आइए, आपको ज्यादा बलवान बछड़े देने वाली गाय चाहिए, फला नस्ल ले लीजिए। आप इस नस्ल को उस नस्ल में मिलाने वाले ही कौन होते हैं? तो मतलब ये जैसे वो बीजों को हाइब्रिड करते हैं या ऐसे करके हाइब्रिड पूर्ण रूप से अप्राकृतिक और सस्टेनेबिलिटी को मार देने वाला। आपके हिसाब में ये ठीक नहीं है? ये दुनिया को समाप्त करने की दिशा के कदम है। मतलब वो किस तरह से? आप ही बताइए। एक बीज, मान लीजिए हमारे यहाँ एक गेहूं का बीज है, कम से कम 12,000 साल से चला आ रहा है। अब उसको ले लिया और उसमें दूसरा जेनेटिक को कर दिया, अब उसकी कंटिन्यूटी तो होगी नहीं। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हर बार ये बनाएंगे और अपने दामों में हमें बेचेंगे। धीरे धीरे किसान बेच छोड़ देंगे उसको। वो थोड़ा जो दामों वाला हिस्सा निकाल दें अगर, तो अगर ऐसे गेहूं जिसमें थोड़ी गुणवत्ता ज्यादा हो, मात्रा में भी ज्यादा होता हो, कम श्रम में, वो चीजें तो ठीक है या क्यों? बिल्कुल नहीं ठीक भाई। हाँ, वही देखिए, गुण वाली भी चीजें हैं, मात्रा वाली भी चीजें हैं, और गुण और मात्रा को संतुलित रूप से बढ़ाने का प्राकृतिक नियम भी है। इसको एडेप्टेशन कहते हैं। ये नेचर में विद्यमान है। ये सिद्धांत है कि शरीर का जो हिस्सा ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो ज्यादा बलवान हो जाता है, जिसको नहीं करते हैं वो छूट जाता है। जैसे आदमी की पूंछ खत्म हो गई, इसी तरह ये गुण पूरे नेचर में विद्यमान रहता है। हम जिस गुण का ज्यादा उपयोग करते हैं वो अपने आप को बनाता है। उस सिद्धांत के आधार पर सिलेक्शन मेथड से अपना काम करिए। नहीं, और जेनेटिक्स का सिद्धांत भी है कि गुण और मात्रा में नकारात्मक संबंध है। यदि गुण बढ़ाएंगे तो मात्रा घटेगी, मात्रा बढ़ाएंगे तो गुण घटेगा। अब इस जेनेटिक्स के सिद्धांत के बाद भी वो लगे पड़े हैं। लेकिन ये ऐसे वाला सिद्धांत किस आधार पे ऐसा बनाया है? जेनेटिक्स का सिद्धांत है, उन्हीं वैज्ञानिकों ने बताया है, मैं अपना नहीं बता रहा हूं।
जेनेटिक्स का पहला सिद्धांत है देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हमें ऐसे प्राकृतिक नियम ढूंढने पड़ेंगे जिससे गुण और मात्रा का संतुलन बनाए रखते हुए हम विकास करते रहें। वो एडेप्टेशन प्रोसेस से होता है, वो लेबोरेटरी में होती ही नहीं है। जैसे मैंने काफी समय पपीता खाया, वो हाइब्रिड होता है, क्योंकि मैंने देसी पपीता भी खा रखा है जो ऐसे पैदा होता है गांव में, और हाइब्रिड भी खा रखा है जी। तो हाइब्रिड का पपीता भी मोटा होता है और स्वादिष्ट भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो अनार का मिश्रण करते हैं। और जो नॉर्मल पपीता है, जो देसी पपीता है, उसमें थोड़ा सा तिक्त टाइप का होता है, उसमें स्वाद भी नहीं रहता और मात्रा में भी कम होता है। तो इस तरह से देखें कि क्वालिटी भी बढ़ी है और क्वांटिटी भी बढ़ी है। उसका क्वालिटी नहीं बढ़ी है, उसका स्वाद में अंतर, स्वाद बढ़ा है और क्वालिटी भी बढ़ा है। ये क्वालिटी केवल साइज नहीं होता है, पौष्टिकता भी होती है। पौष्टिकता भी देता ही। पौष्टिक कैसे पता है आपको? उसका के देखा है। मैं भी एक किताब है A.W. डेंजर ने लिखा है, एक बड़ी किताब आ गई है, उस किताब को देखिए, मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ तो किस तरह से वो डैमेज हो जाता है पूरा। कुछ एक चीजें नहीं भी ठीक होती होंगी, लेकिन कुछ एक चीजें तो देखिए, ये देखिए, किसी वैज्ञानिक से ही ये बातें जो मैं कह रहा हूँ पूछ लीजिएगा। आपके इस अधकचरा ज्ञान से ना आप यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्शन मेथड अप्रोच करें, लेबोरेटरी मेथड किसानों के लिए नहीं है। धरती को आप लेबोरेटरी मेथड से नहीं चला पाएंगे। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो किसान समूह है वो बीज के लिए पराश्रित हो जाएगा। दूसरा कारण है वो हम यही कर सकते हैं ना, जैसे आपने आवर्तनशील ये किया है तो ये वाला काम भी यही करें, उसके लिए क्यों आश्रित होंगे? सर इसीलिए कह रहा हूं कि सदकचरे ज्ञान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए हाइब्रिड सीड के लिए एक निश्चित प्रक्रिया चाहिए। उस प्रक्रिया को किसान अपने खेत में नहीं कर पाएगा। उसमें पॉलिनेशन बंद करना पड़ता है। क्या चीज? पॉलिनेशन बंद करना पड़ता है। पॉलिनेशन माने कीट पतंगे ना आ पाए, इसका बीज उसी में जाए, इसके लिए एक कंट्रोल परिस्थिति बनाई जाती है। कितने किसान बना लेंगे? नहीं, मतलब सारे किसान मिलके एक आदमी ऐसा काम कर लेगा, उनमें 100 किसानों में से एक किसान यही काम कर लेगा। देखिए, हम हमारी सिद्धांत सुन लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो वो कराइए। मैं इसको दृढ़ता पूर्वक मना करता हूं। यदि हम धरती को सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, हमें सिलेक्शन मेथड से बाहर जाना ही नहीं है। न जीवों के वंशों में जाना है, न इसके वंशों, उसको अपनी तरह से विकसित होने देना है। जब वही पेड़ अपने आप ज्यादा फलवाल हो जाए, जैसे हम अपने तरीके से कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें पपीते के वृक्ष का साइज बढ़ाना है, तो हमारे पास प्राकृतिक तरीके हैं। एक जगह बीज बोइए, वहां से उखाड़ के 20 दिन बाद दूसरी जगह लगा दीजिए, फिर 20-25 दिन बाद तीसरी जगह लगा दीजिए, और चौथी बार लगाएंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका वेजिटेशन घट जाएगा। वेजिटेशन माने साइज तो बढ़ जाएगा, माने किसका? फल का साइज बढ़ जाएगा, पेड़ का साइज घट जाएगा। अच्छा, पेड़ का साइज घटेगा, फल का साइज बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ा लिया। और यही ये लोग कहते हैं, यही ये लोग करते हैं। आप चूंकि किसान नहीं है तो आपको नहीं पता है ये। दुनिया भर की चाहे जो गाय हो, पूरे शरीर यात्रा में 30 से 35 हजार लीटर दूध बनाने की मशीन है। वो गोमूत्र और गोबर बनाएगी। इन लोगों ने क्या किया कि वो 30 से 35 हजार लीटर दूध कोई 12 बयान में बनाती है, कोई 18 बयान में बनाती है, कोई 4 बयान में बनाती है। अब ये कहते हैं कि उसका दूध बढ़ाने के लिए इसका दूध बढ़ गया, और पता चला वो 12 के बजाय अब 4 बछड़े देगी, 5वीं बयान में मर जाएगी वो। उसका खत्म हो जाएगा। दुनिया में आज तक कोई बना ही नहीं पाया है। या तो उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं घटाएगा, या तो उसका उम्र घटाएगा। गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें उम्र घटाएगा, या तो साइज बढ़ाएगा, या तो फिर उसकी हड्डियां माने कैल्शियम उसका होके जो शरीर का कैल्शियम है वो टूटने लगेगा, उसका स्केलेटन 4 बयान में ध्वस्त हो जाएगा। तो या तो उसकी उम्र घटा देगा। उसको वैसे भोजन भी देना। अभी किसान लोग पैसे के चक्कर में पूरा भोजन नहीं देते। मैं कह रहा हूँ ये सब में तथ्य सुन लीजिए। आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप तर्क कर रहे हैं, ये हमारा रोज का धंधा है। नहीं ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। पूरी दुनिया में कोई नहीं बना पाया है अभी तक। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया है कि 18 बार ब्याती भी रहे और उसका दूध बढ़ा दे। बना ही नहीं पाया है। जब बना ही नहीं पाया है तो क्यों अधकुचरे ज्ञान में इसमें तर्क करना?
बना पाया हो तो कोई उदाहरण दीजिए कि फला जगह है उसने ऐसी भैंस बना दी जो 20 बार ब्याती भी है और उतना दूध भी बढ़ता है, क्योंकि चाहे जो खिला दीजिए, उसका जो डिजाइन है वो नेचर बना रहा है। क्योंकि एक दो गाय हमारे यहाँ भी थी, जर्सी गाय, और वो जर्सी गाय हमारे यहाँ लगभग 20 साल से ज्यादा रही, और लगभग हर साल में वो ब्याती थी। तो 2 से 3 साल के बाद उसने ब्याना शुरू किया, लगभग 17-18 बार ब्याई हमारे यहाँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, आप जो कह रहे हैं कि आज तक कोई साइंटिस्ट बना ही नहीं पाया, बना ही नहीं सकता। हमारे घर का ये कैसे हुआ? वो वैरायटी का होगा कोई ना कोई अंतर। जर्सी गाय बताया तो मैंने। जर्सी गाय क्या? जर्सी गाय मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं मिलती, नॉर्मल भी होती हैं। जर्सी गाय मतलब रहता है दो। देखिए ये भी पता करिए, गुरुंसी और जर्सी देसी गाय हैं यूरोप की, हालिस्टीन, फ्रीजियन, ये क्रॉस ब्रीड है। मतलब हमारे यहाँ जर्सी क्रॉस ब्रीड को ही बोलते हैं। तो क्रॉस ब्रीड को बोलते हैं, तो बोलने से क्या हो जाता है नहीं वो, मैं तो कहता हूँ ओरिजिनल ब्रीड है, वो यूरोप की ब्रीड है। यूरोप में जर्सी और गुरुंसी और वो 2 ब्रीड है। और वो दूध बहुत देती थी, जो जर्सी देती है, क्योंकि वो उस क्लाइमेट में रहती है जैसे यहाँ की गाय देती है। यहाँ की गाय भी उतना देती है। यहाँ हमारे यहाँ जो देसी गाय थी वो मुश्किल से दिन में 3-4 लीटर, जब मतलब वो उस पे होती थी पूरे यौवन पे, तो 3-4 लीटर दिन सुबह को, 3-4 लीटर शाम को, मैक्सिमम 7-8 लीटर उनका होता था। लेकिन जर्सी गाय का 20-25-30 लीटर से ऊपर पहुंचता था। देखिए जेनेटिक्स का दूसरा सिद्धांत है, किसी भी नस्ल में परिवर्तन करना है, हाँ किसी भी, हाँ यही रख लो, किसी भी नस्ल में परिवर्तन करना है तो 7 पीढ़ी तक लगातार उसको में होता है। उसमें भी 98 या 96% तक हो पाता है, 100% चेंज नहीं होता है। 98-96 बहुत है, ठीक है ना। और उसको बनाए रखने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहना जरूरी है। ठीक बात है। क्या आप ये समझते हैं कि गाय के लिए हरदम एक डॉक्टर रखें कि हर किसान की एक इंसेमिनेशन करने के लिए आएगा? एक तो ये समस्या। बढ़िया, जो भी पैदा होगा इसमें क्या है। हाँ, तो पैदा होगा। देखिए ये आपके हमारे इसमें मतभेद है थोड़ा सा। आप भी तो जॉब तो देना ही चाहते हैं। नहीं, उसमें क्या जॉब है? उसमें आके डॉक्टर का जॉब हो गया। देखिए उसमें कई परेशानियां हैं। एक तो ये है, यूरोप का ब्रीड यहाँ डाल दिया, इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए वो बच्चा नहीं है, उसका गर्भाशय नहीं है, तो ब्याते समय मर जा रही हैं। हम तो रोज रोज ये समस्याएं देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आज तक जो गाय आवारा फिर रही हैं, उसकी कारण ही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उन्होंने एक गाय के बीज डाल दिया, अब वो 7 पीढ़ी के बाद अपना गुण परिवर्तित करेगी, गुण में परिवर्तन आएंगे। अब वो दूसरी पीढ़ी के बाद वही व्यक्ति वही बीज लेके आया नहीं, अब कोई बछड़ा पैदा हो गया जिसके हम्प ही नहीं है, कोई ऐसी गाय पैदा हो गई जो पौवा भर दूध नहीं दे रही है, कोई ऐसी भी गाय पैदा हो गई कि बहुत सारा दूध दे रही है। तो ये जेनेटिकल डिस्टार्ट, जैसे आपके यहाँ एक जर्सी गाय हो गई, वो तो खोज के दौरान में चीजें होती हैं। जो आपके पास गाय है वो उसी तरह की कोई गाय मिल गई, अब वो अपवाद हो गई। अब अपवाद को आप परंपरा थोड़ी बना सकते। हमारे गांव में तो बहुत सारे लोगों के यहाँ जर्सी थी, मैं तो अपना खुद का ही उदाहरण बताया। मैं बता रहा हूँ अपवादों को परंपरा, हम तो ऐसी बात देख के और भी लोग ले आते हैं ना कि भाई इतना फायदा है। देखिए या तो आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, नहीं मैं तो, या तो फिर इसको बंद करके पहले डिस्कशन कर ले। नहीं वो इंटरव्यू में ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको दृढ़ता पूर्वक मना करते हैं। बस सुन लीजिए कि पूरी दुनिया में किसी वैज्ञानिक की औकात नहीं है कि गुण बिना मात्रा को घटाए बढ़ा ले। ओके चलो ठीक। जब सिद्धांत ही नहीं है, उसका एक ही तरीका है, प्राकृतिक नियम से धीरे धीरे गुण बढ़ता है, और वो साल दर साल अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग प्रकार से एडेप्टेशन होता है। जैसे यही वही अंडी का बीज कितना फल देगा, कोई जरूरी नहीं है यही अंडी का बीज मुजफ्फरनगर में दूसरा फल देने लगेगा। वो तो अलग अलग मिट्टी में भी अलग अलग होता है, अलग अलग वातावरण, जैव विविधता। तो उसी को मैं कह रहा हूं कि हर स्थानीय नस्लों को सिलेक्शन का अधिकार है, उनके क्रॉस उसका अधिकार नहीं है। इसमें लोगों की वैज्ञानिकता प्रभावित होती है। मैं कहता हूं कि इसमें कौन सी वैज्ञानिकता है? वैज्ञानिकता तो इसमें है कि आप गुण और मात्रा का संतुलन बनाए रखते हुए सिलेक्शन मेथड से चलिए, और उसमें इकोनॉमिक स्वतंत्रता भी देखिए। उसमें किसाने के स्वावलंबन को प्रभावित करने वाला कोई काम मत करिए, ताकि उनका पैसा कमाए। यहाँ बेचारे वो तो पैसा पैदा नहीं करते हैं, और उनका वही बीज जो आज से 20 साल पहले फ्री में डालते थे, अब उसके 300 रुपए ले रहे हैं।
तो लगातार वो बढ़ेगा। पैसे वाले सिस्टम का तो वो तो हमारा बनाया हुआ है ना, उसका तो नेचर से कोई लेना देना नहीं है। नेचर से लेना देना पराश्रितता का है। हाँ। जिसको हम नहीं बना सकते हैं उस टेक्नोलॉजी पर भी हम डिपेंड हो जाते हैं। वो तो अलग से देखेंगे कि क्या आर्थिक हमें ऐसे प्रभावित कर रहा है कि हम नेचुरलिटी नहीं बना के नहीं, हम स्वयं कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो उस बात को तो अलग से देखेंगे। हाँ, तो देखिए ना उसको, मैं वही दिखाना चाहता हूँ। तो आवर्तनशीलता का मतलब है हमारे लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट न की जाए जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ती हो, जो समाज के सॉलिडेरिटी को घटाती हो, जो व्यक्ति को परावलंबी बनाती हो। व्यक्ति परावलंबी ना हो, समाज टूटे ना, प्रकृति संतुलित रहे, सारी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे। उसमें 3 चेक एंड बैलेंसेस हैं। बस ये आवर्तनशीलता से हमारा मतलब, ताकि हम इस धरती में जब तक मानव रहेगा तब तक खाना रहेगा। यदि खाना को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन तरह से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये 3 हमारे आवर्तनशील खेती के 3 आधार हैं। एक है संतुलन, दूसरा है न्याय, तीसरा है आवर्तनशीलता। इससे किसान समृद्ध होता है। जब दूसरों को ध्यान में रख के कोई भी आदमी जीता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो हमारे स्टेक होल्डर तो 4 है ना। नेचर हमारा स्टेक होल्डर है, पशु पक्षी हमारा स्टेक होल्डर है, मनुष्य हमारा स्टेक होल्डर है, परिवार हमारा स्टेक होल्डर है। और चारों में वृद्धि हो, विन 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 कंडीशन हो, उस तरह की खेती को हमने विकसित करने का प्रयास किया और भगवान की कृपा से हम सफल हैं। हम अपने स्तर पर सफल हैं। इसके लिए हम हमारे पास जो आता है उसको बताते हैं और इस तरह के 2000 से अधिक फार्म हाउस, 2000 लोगों को इस पर विश्वास हुआ है, वो इस पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सबको समझ में आएगा और इस धरती को लगातार बनाए रखने के लिए, पशु पक्षियों को लगातार बनाए रखने के लिए, पेड़ पौधों का संतुलन बनाए रखने के लिए इससे मुफीद कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष में 14.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारे पास है और यदि हम 1/3 भूभाग में फलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर पाए, पशु पक्षी पालने के लिए 1/3 में प्रेरित कर पाए, तो मैं समझता हूं पर्यावरण संतुलन अपने आप हो जाएगा। हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। माने ये धरती कंटिन्यूअस हो जाएगी, समय से पानी बरसेगा, समय से हवाएं चलेंगी, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। ऐसी हम परिकल्पना करते हैं। अच्छा, जैसे स्वाभाविक रूप से किसान ये 3 तरह की चीजें क्यों नहीं सोचते कि 1/3 भाग में फल पैदा करें, 1/3 में कुछ दूसरी चीज, 1/3 में कोई तीसरी चीज? ऐसा करने में उनको समस्या क्या आती है आपके? वो सब सोचते हैं सरकार का हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है। मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर बच्चा अगर किसान परिवार में पैदा हुआ है तो वो स्किल्ड है। पूरी दुनिया में देख लीजिए, उससे ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। वो बचपन से ही जानता है दूध कैसे निकालना है, खेत कैसे उपजाऊ बनाना है, सब जानते हैं। लेकिन इस ज्ञान को कोई मान्यता नहीं है और वैज्ञानिकों को भारी वेतन देकर हमारे किसानों की छाती में चढ़ा दिया जाता है, गांव भेजा जाता है, तुम ये करो, तुम वो करो, सरकारी पद बने हुए हैं। अब डीएपी यूरिया में बगल में आ गई तो काहे के लिए खाद की जरूरत होगी। तो इस तरह से जो सरकार का हस्तक्षेप है उसकी वजह से किसान सहज रूप से सोच नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। लेकिन जो सरकार से मुक्त है वो सब समृद्ध हैं, वो सब कर ही रहे हैं।